अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 मई 1998 एक बड़ा तारीख़ी, यादगार और जज्बाती दिन था सबके लिए। आपने 2 दिन से आप देख रहे होंगे यौम तकबीर के हवाले से बहुत सारी तकरीबात हुई। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के आपने इंटरव्यू भी सुने होंगे और इस हवाले से हुकूमत ने जो तकरीबात मुनक़िद की थी उनके डॉक्टर कदीर ख़ान और उनके साथियों के हवाले से बहुत उनको ख़राज तहसीन पेश किया गया। लेकिन जो कुछ 28 मई को हुआ उससे एक दिन पहले डॉक्टर कदीर ख़ान ने शाम को मुझे अपने घर बुलाया और ये बताया कि कल हम ये एटमी धमाके करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा सुबह 6 बजे हम निकलेंगे, हमने चागी जाना है, पहले कोयटा से फिर चागी में फिर सारी दुनिया ने 28 मई को वो मनाजिर देखे किस तरह वहाँ के पहाड़ धमाकों से लरज़ उठे थे। तो ये 5 धमाके यानी 28 मई को हुए। 29 मई को अब दुनिया भर में चूँकि यही तस्करा था कि पाकिस्तान ने भी भारत के 11 और 13 मई के धमाकों के जवाब में 5 धमाके कर दिए। तो अब मुझे उनके एक साथी ने बताया था कि हो सकता है अभी हम 1-2 धमाके, एक और 2 टेस्ट और भी करें। तो मुझे अपने उस वक्त मैं चूँकि वॉइस ऑफ जर्मनी के लिए काम करता था, डॉयचे वेले के लिए, तो उनकी वर्ल्ड सर्विस के एक हमारे साथी ने मुझे पूछा कि क्या धमाकों का सिलसिला या ट्रायल टेस्ट का सिलसिला ख़त्म हो गया है। तो मैं फ़ोन पे चूँकि उनको इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने कहा कि हाँ, अगर रात के दौरान कोई बड़ी तब्दीली ना हुई, कोई फ़ैसला तब्दील ना हुआ, तो फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि कम से कम एक एटमी धमाका 30 तारीख़ को और होगा। अब जनाब वो उन्होंने तो उसमें से जो मैंने बात कही कि एक धमाका और भी हो सकता है, उसको उन्होंने प्रेस रिलीज़ बना के और भेज दिया। उसको फिर दुनिया भर की जो न्यूज़ एजेंसीज़ थी उन्होंने उठाया। मुझे दिल्ली से, वाशिंगटन से, जर्मनी से, लंदन से कॉल्स आई कि आप क्या कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान अभी और भी धमाके करेगा। तो मैंने कहा जी मुझे तो यही बताया गया है, अब अगर फ़ैसला तब्दील ना हो जाए तो बड़े वो सस्पेंस वाली, एक लिहाज से बड़े प्रेशर वाली रात थी जो 29 और 30 मई के दरमियान, क्योंकि मैं सोचा कि अगर धमाके ना हुए तो फिर तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन 30 तारीख़ को डॉक्टर नज़ीर हैं जो डॉक्टर कदीर ख़ान के साथ बड़े करीबी साथी थे, उन्होंने फिर जनाब मुझे फ़ोन किया कि जनाब 6ठा धमाका भी हमने कर दिया है। तो ये वो एक मुख्तसर सी कहानी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि जो 28 मई और 30 मई के न्यूक्लियर धमाके थे वो पाकिस्तान के लिए बड़ा बाइस फ़ख्र थे, इसीलिए उसको यौम तकबीर भी कहा गया। और उस वक्त पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी ताकत का तवाज़ुन बराबर कर दिया था। वो एक पैरिटी उसको कहते हैं कि भारत की हमने बराबरी हासिल कर ली 28 और 30 मई को एटमी धमाके करके। अब उसके बाद ये उम्मीद हो चली थी कि जिस तरह पाकिस्तान ने एटमी हथियार बनाने में महारत हासिल कर ली है, यही महारत आपको ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी नज़र आएगी और उसका फिर ज़ाहिर है क्रेडिट भी मुख्तलिफ़ लोग लेते रहे। लेकिन एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से एक मकामी टीवी वालों ने पूछा, उनका तासुरात पूछे जब यौम तकबीर मनाया जा रहा था, और क्योंकि उन दिनों ग़ालिबन नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो आपको ये ऑडियो सुनाते हैं कि डॉक्टर कदीर ख़ान ने इन न्यूक्लियर धमाकों की एनिवर्सरी थी उसके मौके पे क्या कहा था। सब तारीख को पता है, आप जफर साहब से पूछ लीजिए क्या कोई एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे और न फोड़ने के काबिल हैं, और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। बनाया हमारे रुफ़ाकार और हमने अपनी जान कुर्बान करके, अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान करके और थोड़ा भी साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, इन्होंने क्या किया। इनमें तो ये हो या कोई और हो, इनमें तो इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि जब मिसाइल फायर हुई, इतना बड़ा वो कारनामा था पाकिस्तान के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल वेरीफाई, तो भी कोई नहीं आया खड़ो के देखता। और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो भी हालांकि इतना अहम मामला था, मुल्क पार बन रहा था, जहाज में बैठ के आधे घंटे का काम था, लेकिन जरूरत नहीं हुई कि आकर देखे। तो ये बात तो सब
اپنی وہ لینے لگتے ہیں، کریڈٹ لینے لگتے ہیں، بہادری دکھانے لگتے ہیں. اس وقت ان کی حالت تھی وہ آپ نے تاریخ کی کتاب پڑھی ہوگی ڈیموکریسی انڈیا ان پاکستان، اس میں دیکھ لیجیے پورے واقعات بیان ہے. تو جناب آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے یہ آڈیو سنا جس میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح جب ایٹمی دھماکے ہو گئے تو لوگوں نے تمام سائنسدانوں کو جنہوں نے ان پروجیکٹس پہ کام کیا تھا، چاہے وہ خان ریسرچ لیبارٹریز تھیں یا پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، کیونکہ ان سب کی مشترکہ کوششیں تھیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا. لیکن جس طرح ڈاکٹر قدیر خان کی زبان سے آپ نے سنا کہ اس کا کریڈٹ کوئی اور لوگ لیتے رہے، چاہے وہ سیاستدان تھے، چاہے یہ فوج کے کچھ حلقے تھے. لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح تھی جو سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس قسم کا کام کبھی بھی کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک کے نتیجے میں قومیں ترقی کرتی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ٹیم ورک پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکا. یہ ٹیم ورک دوسرے شعبوں میں دیکھنے کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو اقتصادی طور پہ اور سیاسی طور پہ کافی بحرانوں کا سامنا ہے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ جس یکجہتی کا مظاہرہ، جس ٹیم ورک کا مظاہرہ پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے کے لیے کیا گیا تھا، اسی یکجہتی کا مظاہرہ پاکستان میں سیاسی استحکام اور اقتصادی بحالی کے پروگرام کے لیے بھی کیا جائے.